लेकिन हमारी जो श्रेष्ठ परंपरा और जीने की पद्धति जो हिंदुस्तान में थी वो पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। और इसका उदाहरण नालंदा तक्षशिला के वो विश्वविद्यालय जहाँ हजारों की संख्या में लोग पढ़ने आते थे। केवल किताबी ज्ञान नहीं, सामाजिकता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, जीने की पद्धति क्या है, ये सीखने के लिए लोग आते थे। लेकिन उस काल में यानी आज से हजारों वर्ष पहले यानी तकनीक इतनी उच्च स्तर तक थी कि जिसकी आज हम 21वीं शताब्दी में कल्पना नहीं कर सकते। यानी वो पुष्पक विमान जो कैसे चलता था, बिना ईंधन, बिना चालक और अदृश्य रह करके काम करने वाला। कल्पना करिए, भगवान राम ने याद किया जब लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या जाते थे तो पुष्पक विमान को याद किया, पुष्पक विमान हाजिर हुआ, बिना ईंधन और बिना चालक के चलने वाला वो विमान। लेकिन बीच का समय जरूर ऐसा आया जो हमारी कमियों के कारण हमारे देश को गुलाम होना पड़ा, संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के ऊपर आघात हुआ और हमको उससे अलग करने की आवश्यकता की गई। यानी जो लोग आए उनको लगता था कि इनकी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि अगर ये संस्कृति जीवित रही तो कभी भी हम अक्षुण समय तक अपना राज्य यहाँ नहीं कर सकते। और वो बीच का समय हमारे लिए अवसाद का काल था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संस्कृति, उस क्रांति, उसकी ज्ञान, विज्ञान, परंपराओं की तरफ पुनः जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारा सैटेलाइट सिस्टम बाहर के लोगों को भी, यानी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अलग अलग उसके उद्देश्य होते हैं। हमें अपने नजदीकी देश के ऊपर स्पाइंग करना है कि वहाँ क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी देता है, मौसम विभाग की सटीक जानकारी भी देता है और जमीन के अंदर हजारों फीट नीचे क्या है उसकी तस्वीरें बाहर आता है और उसका इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर खनिज पदार्थ मौजूद है। ये सैटेलाइट कर रहा है और जब वो सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की परिधि से बाहर जाने के लिए उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। लेकिन इसके पश्चात जब परिधि में स्थापित कर दिया जाता है और चारों तरफ पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है उस समय उसमें कोई ईंधन नहीं होता, केवल और केवल सोलर एनर्जी के द्वारा वो गति पार करता है। और वहां पर वो जो सोलर सिस्टम के लिए जो चारों तरफ परिक्रमा लगाता है हमारा सैटेलाइट, उस सैटेलाइट में कोई चालक नहीं होता, रिमोट सेंसिंग स्टेशन से उसको आज्ञा मिलती है और उसका वो पालन करता है। 21वीं शताब्दी में हमारी विज्ञान फिर उस चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए अग्रसर है। और तीसरा अग्रसर रहने वाला एक डिपार्टमेंट है डिफेंस का, DRDO, और उसके वैज्ञानिकों ने, युवा वैज्ञानिकों ने ऐसा केमिकल बनाया है कि अगर फाइटर प्लेन पे वो केमिकल लगाया जाता है और निश्चित गति से अगर वो गतिमान होता है तो विश्व का कोई भी रडार सिस्टम उस फाइटर प्लेन की गति और उसका कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। यानी विज्ञान जहां से निश्चित है उस दिशा में निरंतर हमारी गतिशील है। मेरे को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अभी विज्ञान, हमारे युवा लोग निरंतर उस गति तक जा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, वेद हमारे 4 वेद और चारों वेदों में अथाह ज्ञान भरा हुआ, लेकिन बीच का जो समय आया, जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृति, संस्कार, परंपराएं और जो हमारे ग्रंथ थे उनसे हमको विमुख किया गया। आज हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वेद का नाम सुना होगा लेकिन वेद का एक भी पृष्ठ पलट के देखा होगा? शायद नहीं, क्योंकि वो केवल हमारे लिए पूजा की चीज जरूर रह गई लेकिन उसके ऊपर हमारा अध्ययन नहीं हुआ। उसकी एक ऋचा, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कितना भरा हुआ, उसकी एक ऋचा है। वेद की ऋचा में कहा गया है कि जिस समय ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसको आप आदि शक्ति कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, कि भौगोलिक स्थिति से किसी भी स्थान पर उसने कोई अन्याय नहीं किया। ये साधारण ऋचा है, इसको सम्मिलित करिए, उसको प्रैक्टिकल देखिए। ईरान, इराक, अरब इमारत ऐसे देश हैं जहां पर पानी नहीं, रेगिस्तान है और वहां कुछ है, जीवन कैसे संभव हो, लेकिन प्रकृति ने उसके साथ अन्याय नहीं किया। इसलिए जमीन के नीचे पेट्रोलियम अपार मात्रा में है और उस पेट्रोलियम के माध्यम से आज वो साधन संपन्न देश है। ये साधारण सी बात है, लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की कि उस ऋचा को अपने देश के साथ जोड़े? और वो जोड़ा। आज से 35 वर्ष 32 साल पहले उस ऋचा का अध्ययन किया गया, जिसमें प्रकांड विद्वान जो संस्कृत थे उन्होंने उसका अध्ययन किया, वैज्ञानिकों के साथ बैठे और
और कहा कि अगर वो वहां बात सत्य है तो वेद के आधार पर हमारी ये बात जो बाढ़ में रेगिस्तान का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है उसके नीचे भी प्रकृति ने न्याय किया होगा। और जब वहां खुदाई हुई, केयर एनर्जी ने वहां 7 साल लगाए और 7 साल का परिणाम ये निकला कि जमीन के अंदर अपार वो पेट्रोलियम निकला जो जितना कल्पना कर सकते हैं कि ईरान और इराक के अंदर है। यानी एक छोटी सी ऋचा का प्रभाव कहाँ होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने चारों वेदों को चारों IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया और उनसे कहा कि इसमें से उस चीज को खोज निकालिए जो वर्तमान परिस्थिति उसमें विज्ञान है, तकनीक है, औषधि शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। यही यहाँ तक कि जो पहले किस तरीके के मकान बनाए जा सकते थे जिसमें बिजली की जरूरत नहीं होती थी, ऑटोमेटिक इसमें एयर कंडीशंस होते थे और वो पद्धति धीरे धीरे वो IITs करके और उसको प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, हमारा देश वास्तव में अगर देखा जाए तो हम उनकी संस्कृति संस्कार परंपराओं को भूले जरूर हैं, लेकिन पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। यानी उस समय आज भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 27 प्रकार के ऐसे अनुसंधान किए हैं जो विश्व में अभी कहीं नहीं। यानी एक छोटा सा बैक्टीरिया, जैसे हम कहते हैं कि किसी शहर को स्मार्ट बनाना है, तो स्मार्ट बनाने का मतलब क्या है? यानी वहां के लोग प्राकृतिक रूप से संसाधनों का सदुपयोग करते हुए समाज के अंदर एक भाईचारा बनाना। ये तो मनुष्यों में करना थोड़ा सा कठिन होता होगा, निश्चित रूप से आपका जो चरित्र निर्माण की जो बात करते हैं वो उसमें हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रयोग हमने बैक्टीरिया के अंदर किया। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सीवर से गंदा पानी निकलता है और सारे का सारा पानी जाकर के नदियों में मिल जाता है, अब उसको अगर हम ठीक करते हैं तो उसमें केमिकल का यूज होता है और वो केमिकल चाहे जमीन में जाए चाहे वो पानी के साथ जाए वो उसको प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमारे युवा वैज्ञानिकों ने ऐसा एक बैक्टीरिया बनाया, उस बैक्टीरिया के माध्यम से बिना केमिकल प्रयोग किए हुए उस पानी को ठीक किया जा सकता है और प्रयोगशालाओं में उसका टेस्टिंग हुआ और वो पानी बिल्कुल इतना है जैसे किसी शुद्ध नदी का पानी होता है। प्रयास ये है गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कि ऐसे जो नदी नाले हैं उनको अलग रोक करके बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट करके शुद्ध पानी को नदियों में मिलाया जाए, जिससे कि शुद्ध पानी हमारी नदियों में जाए और नदियां प्रदूषित न हो। अब जैसे मैंने बताया सब सिंपल एक बैक्टीरिया, इसको हम लोगों ने स्मार्ट बनाया, उसमें थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करने से क्या आया कि घरों में जो किचन में जो कूड़ा कचरा अगर होता है तो उसको इकट्ठा करके वो बैक्टीरिया उसको भी परिशोधित करता है और उसमें से मीथेन गैस निकालता है। मीथेन गैस को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो उसमें से CNG बनती है और उस CNG का उपयोग चाहे वाहन चलाने में चाहे बिजली में या घरों में जाकर के आप किचन की तरह फ्यूल की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। 27 तरीके के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पूरे के पूरे साइकिल को यानी प्राकृतिक नेचुरल साइकिल को ठीक कर सकते हैं। ये काम हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शायद कुछ लोगों को कमी पता होगा, लेकिन मैं आपको साथ जानकारी शेयर करता हूँ। उत्तरांचल में एक पौधा होता है और उसका जो रेशा है उस रेशे को निकाल करके उससे धागा बनता है, धागे से जो कपड़ा बनता है उसका उपयोग यानी वो प्राकृतिक, उसमें कोई सिंथेटिक नहीं है और उसका उपयोग यानी कपड़े से लेकर के जो पैरासूट बनता है उस कपड़े में उसका उपयोग हुआ। और प्रयास ये किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के संग ये चल रहा है कि उसको उस धागे को बनाने के लिए उत्तराखंड में जो पहाड़ों पे होता है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हमारा श्रीनगर है, वहीं पे बनाए। यहाँ से इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसका उपयोग भी होगा और बिना सिंथेटिक प्रयोग किए हुए प्राकृतिक धागे के द्वारा हम चीजों का निर्माण कर सकते हैं। 27 इस तरीके की चीजें अभी इस प्रयोग में आगे हैं। मैं आपको केवल अपनी इस बातों का केवल एक ही सार देना चाहता हूं कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक उस दिशा तक बढ़ चुके हैं। यानी यहाँ तक एक राइफल बनाई है, वो राइफल जब आप डालेंगे तो जाने के बाद जिधर उस पर सेंसिंग होगा उधर की तरफ ऑटोमेटिक उसकी बैरल मुड़ जाएगी और वो अपने निशाने पर अचूक होगी। ये हमारे देश में संभव है। हमारे देश के युवा वैज्ञानिक लगे बहुत बड़ी ऐसी टीम, यानी जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट सिस्टम में हम लोग बहुत पहले गए। तभी एक समय था अमेरिका से हमने निवेदन किया था हमारे देश ने कि भाई एक सैटेलाइट हमारा भी छोड़ दो, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अमेरिका ने 2 साल के बाद भी टालते टालते आखिर में उसने सैटेलाइट नहीं छोड़ा। आज हमारे देश के लोगों ने कुछ 4 देशों से आगे मिल गया अपना सैटेलाइट पद्धति बनाई, लेकिन वो तो 4 पहले ही बना चुके हैं, हमारा 5वां नंबर है, तो हम पहले नंबर पे कैसे आए?
और ये चैलेंज था हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों के सामने, और इन्होंने उसको सत्य करके दिखाया। कैसे सत्य किया? उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, पूरी विश्व की टेक्नोलॉजी में जो खर्च होता है, और उस खर्च के केवल 40% खर्चे में हिंदुस्तान के वैज्ञानिक सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा सैटेलाइट को छोड़ते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो चारों विकसित देश अपने सैटेलाइट को हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रक्षेपित कराते हैं। ये हमारे देश के बढ़ते हुए विकास की तरफ के कदम जो हमारे देश के युवा वैज्ञानिक चैलेंज के साथ इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है जिस चरित्र की हम बात करते हैं, जिस नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। एक उदाहरण से मैं आपको प्रस्तुत करूंगा कि क्यों जरूरी है। हमारे देश का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, उनके सामने दोनों रास्ते थे और उन्होंने मिसाइल के लिए चुना। बहुत बड़े वैज्ञानिक। और ऐसे ही एक कादिर एवं खान, पाकिस्तान के वैज्ञानिक, दोनों की क्षमता में, दोनों की बुद्धि में, दोनों के ज्ञान में और दोनों के डेडिकेशन में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने परमाणु बम वहां बनाया और हमारे यहाँ मिसाइल मैन के नाते इन्होंने अपना पूरा काम बताया। फर्क क्या था? अब मैं बता दूं कि नैतिक शिक्षा का फर्क क्या पड़ता है। APJ अब्दुल कलाम यहाँ की अपनी टेक्नोलॉजी को पूरा जीवन, जिस तरीके से हमारे आदरणीय अभी प्रचारक जी का, जब आपने नाम सुना होगा जगराम जी का, पढ़ाई लिखाई करने के बाद पूरे का पूरा जीवन समाज को समर्पित है, ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिना शादी किए पूरे का पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और इस देश के लोगों ने उनका पूरा सम्मान किया, भारत रत्न दिया। और आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे एक राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जिनका पूरे का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। ये आदर्श है। ये क्या है? उनकी वो नैतिक मूल, नैतिक शिक्षा जो प्रारंभिक विद्यालय में उनको प्राप्त थी। और दूसरे हमारे वो जो खान साहब, सारा कुछ उन्होंने भी किया, डेडिकेशन है, ज्ञान है, विज्ञान है, प्रयत्न है, सारी चीजें करने के बावजूद भी क्योंकि नैतिक मूल्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को आतंकवादियों के हाथों में भेजा। और पूरा विश्व आज उस कगार पे खड़ा हो गया कि कभी भी आतंकवादी को प्रयोग करके कहीं पे भी क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति में नैतिक मूल, चरित्र होना बहुत जरूरी है। चरित्र की बात हुई तो मैं चरित्र के बारे में मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये ठीक है कि हमें एक दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, कार्यशालाओं के द्वारा हमें वास्तविकता पता चलती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें अपने द्वारा ही उसको करना पड़ेगा। आचार्य जी ने बड़ा अच्छा, आचार्य जी ने अभी उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं केमिकल इंजीनियरिंग, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर JP मल्होत्रा, मैं आज तक उनको भूला नहीं। क्या करते थे वो? पढ़ाई पूरी करने के बाद, इंजीनियरिंग के पूरी खत्म हो गए, एग्जाम के बाद वो अपने घर बुलाते थे। और उनकी पत्नी, जिनको हम लोग गुरु माता कहते हैं, हम लोग चाय तो पीते नहीं थे, शरबत मिलता था। शरबत पीने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग में केवल HVDI में 25 सीटें थी और फाइनल तक पहुंचते पहुंचते 20 से 25 लोग रह जाते थे। तो सब कुछ करने के बाद कहते थे कि देखो, 2 चीजें मेरे को गुरुदक्षिणा में चाहिए। और वो क्या चाहिए? मेरे को आज तक उनके वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं जो कहते थे कि जहां पे भी आप काम करने जाए, कम से कम मेरे को गर्व करने का मौका दें कि HVDI के स्टूडेंट और मल्होत्रा जी के, JP मल्होत्रा जी के शिष्य होने के नाते आप ये जरूर करना। यानी ईमानदारी का पाठ होने पड़ा है। दूसरा वो कहते थे कि एक ये मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि जब भी आप शादी करें, कम से कम शादी में दहेज मत देना। और कई वर्षों के बाद जब हम सारे स्टूडेंट मिलते थे तो उनकी 2 बातें कभी नहीं भूली। ये 2 बातें उन्होंने हमारे जीवन में सिखाई। हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो उनका रहता था कि महीने में 2 बार वो हॉस्टल जाते थे, और हॉस्टल जाते समय जो सीनियर स्टूडेंट थे वो उनको अपने संग लेके जाते थे। मेरे को ध्यान है कि जब मैं सीनियरिटी में आया तो मैं उनके संग गया तो क्या करते थे, एक स्टूडेंट के बारे में उनको पता रहता था, यानी एक स्टूडेंट से मिलना। और सबसे खास बात थी, फाइनल ईयर में आने के बाद सारे स्टूडेंट को उन्होंने एक रजिस्टर बनाया था। उस रजिस्टर में उसका नाम, पता, सारी चीजें लिखते थे। मैंने कई देखा, कई जो कमजोर विद्यार्थी थे उनको जॉब अगर नहीं मिलता था तो जो अच्छी जगह पहुंच गए थे उनको फोन करके कहते थे कि भाई तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जॉब की व्यवस्था करो। मैं इस चीज को भूल नहीं सकता। सौभाग्य से मेरे को भी